यूपी की बात अगर कोरोना के आंकड़ों की तो 24 घंटे में 32,993 नए मामले। लगातार देखा यह गया है कि पॉजिटिव लोगों की संख्या में मामूली सी कमी आई है। 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, तो अच्छी रिकवरी रेट देखने को मिल रही है और संख्या में एक मामूली सी कमी नहीं है, बढ़त नहीं है। ये राहत की बात कही जा सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके का ग्राफ पिछले हफ्ते हमने देखा, हर दिन ग्रोथ और वो भी चौंकाने वाली। ऐसे में ये मामूली सी कमी कहीं ना कहीं एक रोशनी की तरह है कि क्या आने वाले वक्त में ये ग्राफ थमेगा, रुकेगा या नीचे की तरफ जाएगा, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन लगातार 2 दिन से 24 घंटे में जो केसेस पॉजिटिव लोगों के थे, उसमें एक ठहराव या मामूली कमी देखी जा सकती है। 24 घंटे में 32,993 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी भी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुलना की जाए पिछले दिनों से, तो सबसे ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का, लखनऊ से हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि विवेक, देखिए आंकड़े भले थोड़ी सी राहत दे रहे हैं, राहत कम से कम इतनी है कि जिस दिन हम सो के उठते थे देखते थे कि ग्राफ अचानक ऊपर जाता है, बड़ी संख्या होती है, कम से कम थमा तो है। लेकिन ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, क्या किस तरह की परिस्थिति आप देख पा रहे हैं? जी स्नेहलता, देखिए मुझे कुछ सेकंड दीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 22 तारीख को इसी लखनऊ शहर में 5,239 पेशेंट सामने आए थे कोरोना के और 6,207 डिस्चार्ज हुए थे। यानी ये अंतर था 968 का। 968 यानी 968 बेड खाली होंगे। ये आंकड़ा 23 तारीख को 5,682 पेशेंट आए और 7,165 पेशेंट डिस्चार्ज हुए, यानी 1,483 बेड फिर खाली हुए। अच्छा। 24 तारीख को 5,461 पेशेंट आए और 5,799 डिस्चार्ज हुए, यानी 338 बेड फिर खाली हुए। ठीक है। 25 तारीख को ये आंकड़ा 5,187 था और जो रिकवर होने वाले थे 6,247, यानी 1,060 बेड खाली हुए। कुल मिला के 5,318 बेड पिछले 5 दिन में खाली हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं ये लोग, यानी बेड खाली हैं अस्पताल में। और अभी जो आज का आंकड़ा है, बीते 24 घंटे का लुभावना आंकड़ा, वो अभी आने वाला है। अच्छा। उसमें भी 1,000-1,200 ऐसे ही बेड आपको दिखाए जाएंगे कि खाली हुए। हकीकत क्या है, ये आप पीछे मेरे गैस प्लांट देखिए, ये देखिए, हमारे कैमरामैन राजू दिखाएंगे, ये बंद पड़ा है। लोग सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए आ रहे हैं, ये है हकीकत। तो आंकड़ों में और हकीकत में बहुत फर्क है। और यही स्थिति मोहनलालगंज से जो सांसद है भाजपा के कौशल किशोर, उन्होंने चिट्ठी लिख के यही स्थिति बताई है कि अस्पतालों में बेड खाली है लेकिन भर्ती नहीं हो रहे हैं मरीज। क्यों नहीं भर्ती हो रहे हैं? जी, यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, तो 2 दिन पहले भी एक बार बंद हो चुका है, पूरा दिन बंद रहा और अभी भी ये प्लांट बंद है। आप देख सकते हैं कि भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं सिलेंडर लेके, रिफिल हो जाए सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, प्लांट से लोगों को लौटाया जा रहा है। तो ये स्थिति आंकड़ों में तो मौसम गुलाबी दिखाया जा रहा है, फाइलों में सारी चीजें फिट है, लेकिन जमीन पर धरातल में आप ये हकीकत देखेंगे तो आंकड़ों की जो खेल चल रहा है, ये बड़े स्तर पर, शासन के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर, ये सब आंकड़ेबाजी यकीन करने लायक नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि रिकवर हो रहे हैं लोग, डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो डिस्चार्ज हो रहे हैं तो बेड है कहाँ? अस्पताल में बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं लोगों को? लोग क्यों भटक रहे हैं? सही बात। ये सच्चाई, इस सच्चाई से कोई रूबरू नहीं होना चाहता, ये जानना नहीं चाहता है। सिर्फ आंकड़े दिखाकर अपनी पीठ ठोकी जा रही है कि देखिए इतने मरीज आए और इतने डिस्चार्ज हो गए और इतने ठीक हो गए। अस्पतालों में बेड भी तो उसी हिसाब से खाली होने चाहिए ना। या तो ये अधिकारी जो है गुमराह कर रहे हैं, गलत जानकारियां दे रहे हैं और आंकड़ेबाजी कर रहे हैं। ये होम आइसोलेशन के जो पेशेंट हैं वो रिकवर हो रहे हैं, उनको अपने अस्पताल के डिस्चार्ज मरीजों में शामिल करके ये खेल कर रहे हैं और सरकार को गुमराह कर रहे हैं। यह सिलसिला लगातार चल रहा है, चाहे लखनऊ में हो या फिर प्रदेश के अन्य जनपदों पर हो, सभी जगह से ये आंकड़ेबाजी चल रही है। आगरा में भी ऐसी खबरें आई हैं, डिस्चार्ज होने का जो आंकड़ा है वो गड़बड़ है। जी स्नेहलता, देखिए अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में तो बहुत खराब स्थिति है। जो सांसद ने, भाजपा के सांसद ने जो पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कल, उसमें उन्होंने माफ कीजिएगा, बलरामपुर
और केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग का जिक्र किया है कि वहां पर बेड हैं, लेकिन वहां भर्ती नहीं किया जा रहा है। ऑक्सीजन युक्त बेड है, जिसकी सबसे ज्यादा इस समय जरूरत है, वहां मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। उन्होंने ये मांग भी की है ये कि अगर बिना बेड के इलाज किसी को नहीं मिलता है और उसकी मौत हो जाती है, तो ऐसे में केजीएमयू या बलरामपुर अस्पताल के जो प्रशासक हैं, जो अधिकारी हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, ये मांग की है। इसी तरह से जो भाजपा के और सांसद हैं, उन लोगों ने भी मांग की है कि अस्पताल में बेडों की व्यवस्था हो। ना बेड है, जैसा कि आंकड़े दिखा रहे हैं आपको, ये आंकड़ों में तो सब गुलाबी दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविक धरातल ये है कि बेड नहीं है, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अभी 2 दिन पहले नीति आयोग के चेयरमैन, माफ कीजिएगा, नीति आयोग के सदस्य हैं और जो कोविड-19 की टास्क फोर्स है, उसके चेयरमैन है वीके पॉल। अच्छा। उन्होंने एक आशंका, एक अनुमान जताया था, एक आंकड़ा दिया था कि अगले 4 दिन में सिर्फ यूपी पूरे देश का हॉट स्पॉट बन जाएगा और यहाँ पर 1,19,000 मरीज रोज आएंगे। आज जो 30-35 हजार आ रहे हैं, 32 हजार आ रहे हैं, वो 4 गुना 3 गुना बढ़ के संख्या 1,19,000 हो जाएगी। उन्होंने एग्जैक्ट आंकड़ा दिया। तब क्या कर लेंगे? तो ये आशंकाएं और ये अनुमान, ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, ट्विटर पे तो उसके ट्वीट लिए कोई डिलीट तैयारी करने नहीं के है। लिए यहाँ फरमान पर जारी हो धरातल गया पर है कि कोई अगर कोई तैयारी मदद नहीं है। मांगे या इस तरीके की रिपोर्टिंग कर ले तो वहां ट्विटर पे दिखा नहीं सकते। यहाँ पर कागजों में दिखा दिया जाएगा कि सब कुछ ठीक है, रिकवरी रेट ये है, और जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। जो लोग परेशान है वो पूरी जिंदगी याद रखेंगे, खासकर जिनके अपने खोए हैं, उनके लिए ताउम्र ये वक्त याद रहेगा उन्हें। आप हमारे साथ बने रहिए विवेक। हालात क्या हैं, बड़ी दुविधा है। आगे बढ़े, बात करें। जिस बारे में विवेक बता रहे थे वो ये है कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने सीएम को एक खत लिखा है। कहना है कि कोविड मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, इसलिए ये चिट्ठी लिख रहा हूं। अस्पताल में बेड खाली होने के बावजूद इलाज नहीं है। इलाज की कमी में मौत पर केस दर्ज करने की मांग की है। सांसद ने केजीएमयू और बलरामपुर अस्पताल का जिक्र किया है। कहना है केजीएमयू के छुट्टी पर जाने पर भी सवाल उठा है। ये वक्त है छुट्टी पर जाने का? अगर कोरोना पॉजिटिव हैं, भगवान न करे हो, अगर हैं तो अपना हैंडओवर दें, सही व्यक्ति बताएं। यही तो वो वक्त है जहां पर आपकी मेहनत की, आपकी पढ़ाई की, आपकी सूझबूझ की, विद्वान होने की परख की जाएगी, क्योंकि इसी दिन के लिए मानवता को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और छुट्टी पे हैं आप। ऐसे में सांसद ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को। उस चिट्ठी में क्या जिक्र किया आपने, क्या कहा मुख्यमंत्री से? जैसे केजीएमयू है, वो पूरे हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया, बलरामपुर को कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया, या राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, इनको कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया। तो बलरामपुर में सैकड़ों बेड ऐसे खाली पड़े हैं जिन पे ऑक्सीजन गैस हर बेड पे लगी हुई है, बावजूद भी कुछ वेंटिलेटर भी हैं, लेकिन उन पर पेशेंटों को एडमिट नहीं किया गया। तो बेड जब खाली हैं तो पेशेंट को क्यों नहीं एडमिट किए जाते? जब सीएमओ साहब से बात करिए तो सीएमओ साहब जब वहाँ मेडिकल कॉलेज में बात करते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वहाँ तो बेड ही नहीं खाली है। बलरामपुर में मालूम हुआ कि बेड नहीं खाली, 20 वेंटिलेटर थे उस, जिसमें से 5 केवल काम कर रहे हैं, बाकी काम ही नहीं कर रहे हैं, उनको लगाया नहीं गया, चालू नहीं किया गया। तो ये कौन जिम्मेदार है? जो भी उस विभाग के जिम्मेदार लोग हैं, जिनके विभाग में ये बेड खाली पड़े हैं या प्रभारी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि पेशेंट बाहर तड़पते रहें या पेशेंट को वहाँ एडमिट होने के लिए बेड न मिले और बेड खाली पड़े रहें। तो ये तो जो है अमानवीय कृत्य है, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा कि इसकी व्यक्तिगत जांच करा लें और जो लोग भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और 20 दिन का एक रिकॉर्ड मंगा लें कि कितने बेड थे और कितने पेशेंट खाली रहे, मतलब कितने पेशेंट एडमिट हुए और कितने बेड खाली पड़े रहे। उन खाली बेडों पे पेशेंटों को एडमिट क्यों नहीं किया गया? सरकार की छवि को धूमिल करने का काम ये इन हॉस्पिटलों में जो बैठे हुए लोग, जिनके चार्ज में वो विभाग थे या वो डिपार्टमेंट थे जिनमें बेड खाली पड़े हैं, वो लोग सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इससे जो है कि सरकार बदनाम हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से यही डिमांड किया। बिल्कुल, सांसद जी का साफ कहना है जांच होनी चाहिए, जो भी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, उसकी सही तरीके से मुख्यमंत्री जी खुद जांच कराएं। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए शहनवाज सिद्दीकी। यूपी में बढ़ता कोरोना का कहर बेकाबू है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। तो ये ट्वीट किया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटक रहे हैं वो बेहद दुखद है। उससे भी दुखद है कि भाजपा सरकार सरेआम झूठ बोल रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। ये एक नैतिक अपराध है। भाजपा के समर्थक तक इस झूठ को
नहीं मानेंगे, अपनों को खोने के लिए वो बाध्य हैं। सत्य का इतना अपमान पहले कभी नहीं हुआ। विपक्ष से ऐसी आवाजें उठना लाजमी है, लेकिन आप क्या कहेंगे कि क्या परिस्थिति है कि अपनों को भी इस तरीके की बातें कहनी पड़ रही हैं, जहां भाजपा से भी आवाज उठ रही है। कोविड मरीजों को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बड़ा बयान दिया। उनका यह कहना था कि सरकार मरीजों को इलाज मुहैया नहीं करा पा रही है, बेड के लिए दर बदर लोग भटक रहे हैं। भदौरिया, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कि कुछ अपने बीजेपी के लोग भी आवाज उठा रहे हैं, और इस बीच में विपक्ष से आवाज उठनी लाजमी है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कमी छिपाने के लिए लोगों को धमका रही है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं मोहनलालगंज से, मेरठ के, और उनके जो मंत्री हैं, सरकार की ऑक्सीजन कमी होने पे, बेड की कमी होने पे और जो अव्यवस्था होने पे सवाल उठा रहे हैं, तो क्या सरकार उनके ऊपर एनएसए लगाएगी, उनकी संपत्ति जब्त करेगी? क्या सरकार ये बताए? एक तो सरकार लोगों की मदद नहीं कर पा रही है, लोग में हाहाकार मचा है, ऊपर से सरकार धमका भी रही है। ये सरकार है या तानाशाही है? ये पहली बार हमारे देश के अंदर में देखने को मिला है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों पे धमका रही है। ये कहना है अनुराग भदौरिया का। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक का, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हाहाकार के बीच भी सियासत तो अपने आप चलने का ये जो सिलसिला है वो भी चल रहा है। देखिए, अधिकारियों को तो किसी बात का डर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा निलंबित हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो फिर से 5 साल बाद आना है, फिर से लोगों से वोट मांगना है। अब अंदर खाने सबसे पहले विवेक बताइए, जो अपने लोग चिट्ठी लिख के बात कह रहे हैं, वही बात विपक्ष भी कह रहा है कि हम हो सकता है कि विपक्ष है, राजनीति कर रहे हो, लेकिन अपने जो 3 लोगों का नाम सामने आया वो चिट्ठी लिख के बता रहे हैं कि देखिए हालात ठीक नहीं है। जी स्नेहलता, ये जो सबसे बड़ा खेल आंकड़ों का हो रहा है, जो गुलाबी आंकड़े अफसर दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, जमीन पर सारे हालात नियंत्रित हैं, हमने काबू कर लिया है, उसी आधार पर जो अफसरों से जो जानकारी मिल रही है उसी आधार पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कोरोना पर विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा 2 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था, और कल जो उन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि ये विपक्ष की साजिश है या कुछ ऐसे लोगों की साजिश है जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। वास्तव में स्थितियां जो हैं वो उनके खुद के सांसद, खुद के प्रतिनिधि, खुद के नेता बता रहे हैं। अभी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें किसी मरीज के लिए ऑक्सीजन वाला बेड मांगा है अस्पताल में। आप सोचिए कि अगर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता को इस तरह के ट्वीट करने पड़ रहे हैं, ट्वीट करने से पहले निश्चित तौर पर उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी होगी, कई अधिकारियों से संपर्क किया होगा, कई अस्पताल के संचालकों से, सीएमओ को फोन किया होगा, लेकिन अधिकारी तो फोन उठा ही नहीं रहे। यूपी में कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है, किसी भी जनपद का। लखनऊ के सीएमओ तो लंबे अरसे से गायब है, वो दिखते ही नहीं है, ना फील्ड पे दिखते हैं, ना कोविड कमांड सेंटर के बाहर जहां उनका ऑफिस नया बना हुआ है। जब से कोरोना संक्रमण फैला है तब से वो बलरामपुर अस्पताल के पास जो ऑफिस था वहां शिफ्ट होके कोविड कमांड सेंटर चले गए, लेकिन वहां भी कभी नजर नहीं आते। अगर उनको फोन करने की कोशिश करेंगे तो घंटी बजती रहेगी, उठेगा नहीं। प्रभारी डीएम लगातार मेहनत कर रही है रोशन जैकब, लेकिन वो भी फोन इस समय नहीं उठाने की स्थिति में है। इस समय कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों का आक्रोश बाहर तो आएगा ही, सच्चाई तो बाहर आएगी। सच्चाई आप कब तक छिपा सकते हैं? कैसे छिपाएंगे सच्चाई? जो जमीन पर है, धरातल पर है, जो सामने दिख रहा है। जो देखिए, जनप्रतिनिधियों के पास लोग क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, अधिकारी सुन रहे हैं, अधिकारी से मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। दर्शन, जनता दर्शन का सिस्टम जो था वो कोरोना की वजह से बंद है। अब अधिकारियों के ऑफिस में बैठना भी बंद हो गया है। कोविड कमांड सेंटर पे ज्यादातर अफसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर अंदर एंट्री नहीं है, वहां आम आदमियों की एंट्री नहीं है। तो जनता जाए तो कहां जाए? इन जनप्रतिनिधियों के पास जाती है, और वो बेचारे अधिकारियों को फोन करते करते हलकान हो जाते हैं। जब कोई रास्ता नहीं मिलता तो अपना वीडियो जारी करते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं मुख्यमंत्री को, ट्वीट करते हैं। तो ये जो जनप्रतिनिधि जो सरकार के ही नुमाइंदे हैं, सरकार के अपने हैं, अपने ही लोग आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये कमाल है कि जब आंकड़ों को दिखाने की बात आती बनाया है शहर में, जमीन पे, ग्राउंड पे तो अंडरग्राउंड सिचुएशन है, और जब आंकड़े दिखाने होते हैं तो पता नहीं कहां से ये किस तरीके की डिटेल जाती है, ताकि सीएम को ये लगता है कि सब कुछ ठीक है और इस तरह की बातें हमारे आपके सामने हैं, और जबकि जो लोग परेशान हैं वो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। विवेक, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से खबर है, व्यापार मंडल ने 15 दिन के पूरे लॉकडाउन लगाने की मांग की है। व्यापार मंडल कोर कमेटी की वर्चुअल बैठक हुई और इस मांग को वहां उठाया गया। जरूरी सामान की खरीद फरोख्त के लिए टाइमिंग फिक्स कर दी गई है, वो भी हर वक्त ना खुली रहे, ये लोगों का कहना है।
सरकार नहीं लगाएगी लॉकडाउन तो व्यापारी खुद बंद कर देंगे दुकान, क्योंकि अस्पतालों की हालत वो समझ गए हैं। वरिष्ठ महामंत्री व्यापार मंडल के अमरनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इतना बड़ा कदम खुद से क्यों उठाना पड़ रहा। अमरनाथ जी, स्वागत है एबीपी गंगा पर। बताइए, आपके व्यापार मंडल की जो वर्चुअल बैठक हुई, ये फैसला अपनी ओर से उठाना पड़ा? देखिए, स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं जी। पिछले 11 दिन में जिंदगी और मौत के संघर्ष से जूझ कर निकल कर मुझे 2 वैक्सीन थी। मैं व्यापार मंडल के अतिरिक्त चीफ ऑर्गन जी। और मुझे 18 मार्च को वैक्सीन लग गया था। उसके बाद कोरोना का अटैक हुआ, इम्यूनिटी अटैक हुआ, मेरा लंग्स जो है वो डैमेज हुआ और आपके पास में कुछ नहीं। मैंने 1 महीना पहले ये बात उठाई थी कि जिस तरीके से ये बैठकें हो रही हैं, जिस तरीके ये रैलियां हो रही हैं, कर जाना चाहिए। पब्लिक के ऊपर आपका गलत असर जा रहा है, सब नहीं हुआ है, लेकिन किसी ने नहीं ध्यान दिया। ये सरकारें सिर्फ इलेक्शन लड़ना, पावर को एंजॉय करना, पब्लिक को मरने के लिए छोड़ देना, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता। आवश्यकता पड़ने पर व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई कर देना, चंदा व्यापारी से जितनी कोविड में लास्ट ईयर हम लोगों ने मदद करी, क्या हुआ? किस व्यापारी को फैसिलिटी मिली? किस व्यापारी को फैसिलिटी का फायदा हुआ? जिस तरीके से ऑक्सीजन की मारामारी हुई, जिस तरीके से लोग मर गए, हमारे व्यापार मंडल के लगभग 20 साथी हमसे बिछड़ गए। हम टैक्स भी दें, हम दुकान भी खोलें, हम सारी फैसिलिटीज भी देखें, हम धमकी भी ले, हमें कोई फैसिलिटी तक न मिले। इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, सेल्स टैक्स हम दे रहे हैं, जीएसटी हम दे रहे हैं, उसके बाद कौन सी फैसिलिटी, कौन सा अस्पताल, कौन से व्यापारी को सुविधा मिलेगी? आज मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज कांप रही है क्योंकि मेरा लंग्स इन्फेक्टेड है। कहाँ तक हम करेंगे? आपकी रिकवरी स्पीडी हो, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, सुरक्षित रहें। लेकिन इन सरकारों ने चुनाव का मैदान बना दिया, शर्म आनी चाहिए। उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, लेकिन आपके इस फैसले से तमाम लोगों को शायद थोड़ी हिम्मत मिली होगी कि कुछ दिन का ये वक्त है, सुरक्षित रहना है और बिताना है, क्योंकि व्यवस्थाओं की हालत आप देख चुके हैं। बात करें बढ़ते मौत के आंकड़ों के चलते बीती रात हिंडन शमशान घाट पर बोर्ड लगाना पड़ा। बोर्ड पर लिखा था कि शमशान घाट पर शवों के दाह संस्कार की जगह भर चुकी है, कृपया अन्य शमशान घाट पर संस्कार करें। बता दें कि बीते 2 दिन से लगातार हिंडन शमशान घाट पर पहले की तुलना में अधिक शव पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के चलते शवों के साथ परिजनों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है और परिस्थिति ये है। तो ये सूचना आप देख सकते हैं, इसे चस्पा करना पड़ा है। हिंडन शमशान घाट में शवों के दाह संस्कार की जगह भर चुकी है, कृपया अन्य शमशान घाट पर संस्कार करें। बलरामपुर की बात कर लें। चुनावी हिंसा मामले में पुलिस ने यहां कार्रवाई की है। सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर और कांग्रेस नेता दीपांकर सिंह की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है कि मतदान के दौरान दीपांकर और रिजवान के समर्थकों में मारपीट हुई थी। दीपांकर सिंह की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। इलाके में पीएसी और भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। हिंसा की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी हेमंत कुटियाल भी पहुंचे ताकि जो सिचुएशन है उसे कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उससे पहले ही काफी पानी बह गया था। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। अंदाजा लगाइए कि यहां पर किस तरीके से हिंसा भड़क चुकी थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। प्रशांत जी, एबीपी गंगा पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। ये बताइए कि पुलिस या कार्रवाई हुई है, जल्दी से कार्रवाई हुई है, लेकिन पहुंचने से पहले काफी तस्वीरें दिखा रही हैं कि हिंसा भड़क चुकी थी अच्छा खासा। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये ग्राम बेली कला मतदान केंद्र पे मतदान सकुशल संपन्न हो रहा था जी। मतदान में किसी तरह की कोई बाधा नहीं थी। उसके बाहर 2 ग्रुप के समर्थकों में झगड़ा हुआ। उसके बाद से एक ग्रुप ने दूसरे पक्ष की गाड़ियों में आग तक लगा दिया। जी जी।
तो इस पे बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी लोगों को पकड़ा। अच्छी बात है सर, अब बहुत जल्दी कार्रवाई होनी भी चाहिए इन सारी चीजों को। जैसे ही हम खबर दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आने वाले चरण में कुछ लोग तो सचेत हो जाएं कि एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन सर थोड़ा इनपुट भी रहता है, जैसे कि प्रधानी के चुनाव में, ऐसे चुनाव में थोड़ा पहले से अंदाजा रहता है कि 2 दबंग ग्रुप हैं जो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, कुछ इस तरीके की जानकारी नहीं मिली थी क्या? नहीं, काफी निरोधात्मक कार्रवाई अगर आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश में और जनपद बलरामपुर में भी डीएम। नहीं सर, मेरा सवाल है क्या ये प्रिवेंट हो सकता था? कार्रवाई हुई है, बहुत अच्छी बात है, और ये तो नजीर भी पेश हो रहा है। नहीं, ये मैं यही स्पष्ट करना चाहूंगा कि इतनी सख्ती के बाद भी जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है का पुराना आपराधिक इतिहास भी है जी, और हम लोग उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसे निर्देश दिए गए हैं। आपने देखा हो कि सभी तत्कालीन। नहीं सर, थोड़ा सा मामला सेंसिटिव इसलिए हो जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ये तस्वीरें आती हैं, कार्रवाई होती है, ये कोई और वक्त होता तो फिर भी ठीक है। इस समय लोगों का भिड़ना, कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, ऐसे में आपने बताया कि उसका रिकॉर्ड भी था। क्या हम ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखिए, उनको पहले से ये बात समझा के रखें, या ऐसे बूथों पे लोगों की तैनाती ज्यादा हो ताकि ये तस्वीरें ना आए? हाँ जी, ये निरोधात्मक कार्रवाई, प्रिवेंटिव एक्शन के बाद भी इन लोगों ने इस तरह की जरूरत की है, तो अच्छा। इस पर बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। और प्रशासन ऑलरेडी इसमें एक्शन में आ चुका है और वहाँ पीएसी इत्यादि लगी हुई है, गिरफ्तारी जा चुकी तो सर ये है। माने ना कि अगले चरण में कम से कम हम ऐसी तस्वीर नहीं देख पाएंगे, शांतिपूर्ण होगा, प्रिवेंटिव मेजर्स पे और ज्यादा अच्छे से काम होगा, माने हम ऐसा? जरूर। और हम लोग, अगर आप पूरा परिप्रेक्ष्य देखें, कल 20 जनपदों में चुनाव था, तो हार्डली कुछ अगर घटनाएं छोड़ दें तो मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा है। यहाँ भी मतदान बाधित नहीं हुआ, मतदान केंद्र पे इतनी फोर्स थी। इसके कारण प्रशांत सर, आप भी जानते हैं कि मतदान होंगे, हो जाएंगे, लेकिन आज का दौर है, वो समस्या ये दोधारी तलवार है जिसके साथ आप लोग भी डील कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि अगले चरण में ऐसा ही होगा। आपका शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए, ये जानकारी साझा करने के लिए। अगले चरण के लिए भी मुस्तैदी रहेगी और प्रिवेंटिव मेजर्स को और सख्ती से फॉलो किया जाएगा। ऐसे अराजक तत्वों को पहले से समझाया जाएगा कि ये चीजें यहाँ नहीं चलेंगी।